आज से कुछ साल पहले तक जब भी हम एयरलाइंस की बात करते थे तो उसमें जाना हमारे जैसे मिडिल इनकम लोगों के लिए एक सपने के बराबर होता था। लेकिन मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो एयरलाइंस इंडस्ट्री इतने बड़े तरीके से ग्रो की है कि आज एयरलाइंस में ट्रैवल करना हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। आज हमें कहीं भी थोड़ा दूर जाना होता है तो हम एयरलाइंस को प्रेफर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो यानी कि इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल तो है ही है और इसने एयरलाइंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मिथ्स थे उनको दूर करते हुए एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। यहां तक कि वॉरेन बफेट ने भी जब भी एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना बहुत ही डेंजरस है। लेकिन इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल तो है ही है, इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर 45% से भी ज़्यादा का है। ऐसा क्यों होता है एयरलाइंस इंडस्ट्री में कि यहाँ पे कंपनीज आती तो हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और जैसे कि अगर मैं इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखूं तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आई तो सही और आके अपने आप को एक्सपेंड भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेट या और भी कुछ कारणों की वजह से उनको अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिगो के बिजनेस मॉडल के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे ज़्यादातर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती वहां पे एक एयरक्राफ्ट के साथ 2006 में आती है और 2019 में उसके पास 217 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं इंडिगो को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर भी करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि अभी इस कंपनी में क्या चल रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी में क्या है कि क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, इस कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए। 1990s के बाद यूएस एयरलाइंस इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसने पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया और वो कॉन्सेप्ट था एलसीसी, लो कॉस्ट कैरियर कंपनीज। और वो एयरलाइंस कंपनीज इंडिया में अभी तक नहीं आई थी और इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 या 3 एयरलाइंस कंपनीज ऑपरेट करती थी। तो ये बिजनेस के गैप को आइडेंटिफाई किया राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने। उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में एलसीसी का कॉन्सेप्ट लेके आया जाए और एयरलाइंस इंडस्ट्री को एक आम आदमी तक लेके जाया जाए ताकि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ही बहुत बड़े लेवल पे हो और उनका मार्जिन्स भी अच्छे निकल के आए। अगर मैं इनके फाउंडर्स की बात करूं, सबसे पहले राहुल भाटिया जो कि इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री के रेगुलेटरी नॉर्म्स को बहुत अच्छे से समझते थे और वहीं पे राकेश गंगवाल जो कि एयरलाइंस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते थे क्योंकि इससे पहले वो यूएस एयरलाइंस में काम करते थे, जिनकी वजह से उन्होंने इंडिया में एक ऐसी एयरलाइंस को डिज़ाइन किया कि वो लो कॉस्ट पे तो चलेगी और इसके अलावा वो बहुत अच्छे मार्जिन्स भी निकाल के देगी। इसके चलते 2004 में जब ये कंपनी ऑपरेशनल भी नहीं हुई थी उस टाइम पे ये कंपनी ने 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एयरबस को दिया जब इनके पास एक भी जहाज ऑपरेशनल नहीं था। इसका एडवांटेज एयरबस को भी हुआ क्योंकि उस टाइम पे एयरबस भी इंडियन एयर स्पेस में एंटर करने के बारे में सोच रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये तो समझ में आ गया कि इनके को-फाउंडर्स के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और नॉलेज था, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में कैसे डिफरेंट बनाया। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन इन्होंने अपने बिजनेस में रखा वो था कि इनके जो सारे जहाज जो इंडिया में ऑपरेट करते थे वो सेम होते थे। अगर वो A320 यूज़ कर रहे हैं तो सारे जहाज इनके A320 होंगे, लेकिन उस टाइम पे जो इंडिया के बाकी एयरलाइंस कंपनीज थी वो अलग अलग जहाज यूज़ करती थी, जिसका फ़ायदा इंडिगो को मिला, जिसकी वजह से इंडिगो को अपने पायलट्स को अलग अलग ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती थी। जो एक पायलट एक जहाज चलाता है तो वो दूसरा जहाज भी चला पाएगा। इसके अलावा उनको मेंटेनेंस कॉस्ट में बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि अगर सारे एयरक्राफ्ट सेम होंगे तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगेगा, उनको ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी। तो हर एस्पेक्ट में इंडिगो को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहा जिसने इंडिगो को एक बहुत बड़ी कंपनी बनने में बहुत हेल्प की। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये था कि इंडिगो जब भी नए जहाज का ऑर्डर एयरबस को देता था तो वो ऑर्डर बल्क में देता था और एयरबस जब भी कोई ऑर्डर बल्क में फुलफिल करता था तो बहुत सारा डिस्काउंट देता था इंडिगो को। और इंडिगो वो जहाज बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करता था ताकि एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट बचे और दूसरा जब भी लोग जहाज में ट्रैवल करें तो उनको एक नए जहाज की फील आए। आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंडिगो ने कैसे, कब और कितना ऑर्डर किया है एयरक्राफ्ट्स का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिगो हमेशा बल्क में ऑर्डर करता है और वही हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे जून 2005 में इंडिगो ने 100 A320 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया जब इन्होंने अपना ऑपरेशन जस्ट स्टार्ट किया था। इसके बाद जून 2011 में 180, अगस्त 2015 में 250 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया। चलिए अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी अगर आपको किसी कंपनी के बारे में देखना हो कि वो कैसा परफॉर्म करती है एयरलाइंस इंडस्ट्री में तो उसको कैसे वैल्यूएशन किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से पैरामीटर्स को हमें देखना चाहिए। जब भी हम किसी एयरलाइंस कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैसेंजर लोड फैक्टर।
और हर एयरलाइंस कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली बताती है कि उनका पैसेंजर लोड फैक्टर कितना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो समझाया नहीं कि ये होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि अगर एक जहाज है जिसमें 100 सीट्स हैं और एक जहाज जब ए से बी डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो 100 में से सिर्फ 30 सीट्स भरी हैं, तो टोटल उसका ऑक्यूपेंसी कितना हुआ 30%। तो बाकी 70% ऑफ द सीट्स खाली हैं। तो जितना ये कम होगा उतना एयरलाइंस के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि जहाज चलाने में तो एयरलाइंस को उतना ही खर्चा पड़ेगा, बट अगर सीट्स खाली रहेंगी तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। तो अगर मैं इंडिगो के लोड फैक्टर की बात करूं तो वो 86% के आसपास है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इंडिगो के लोड फैक्टर को उसके कॉम्पिटिटर स्पाइसजेट के साथ कंपेयर किया है। इंडिगो का लोड फैक्टर 2018 के मुकाबले 2019 में एक्चुअली थोड़ा कम हुआ है, जो अभी 86.2% है। अगर मैं इसको स्पाइसजेट के साथ कंपेयर करूं तो स्पाइसजेट का लोड फैक्टर अभी 92% है, जो कि इंडिगो से बहुत बेटर है। लेकिन अगर मैं स्पाइसजेट का लोड फैक्टर उसके पिछले साल वाले से कंपेयर करूं तो स्पाइसजेट का लोड फैक्टर भी पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके बेस पे हम किसी एयरलाइंस इंडस्ट्री को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं वो होता है RASK, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, जिससे हमें पता चलता है कि अगर एयरलाइंस 1 किलोमीटर चलती है तो एक सीट पे उसको कितना प्रॉफिट होता है। अगर मैं इंडिगो के केस में RASK का कंपैरिजन करूं पिछले साल से, तो इस साल इंडिगो का RASK थोड़ा कम हुआ है। लास्ट ईयर इंडिगो का RASK था 3.64 और इस ईयर इनका RASK है 3.57। तो रेवेन्यू जो इंडिगो को हर सीट पे हर किलोमीटर पे मिलता था वो एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको इसके कॉम्पिटिटर स्पाइसजेट से कंपेयर करूं तो स्पाइसजेट का RASK थोड़ा सा बड़ा है इस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब आपको ये तो पता चल गया कि इंडिगो को पर सीट पर किलोमीटर कितना रेवेन्यू आता है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस रेवेन्यू पे खर्चा कितना होता है तब तक उस कंपनी को हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो पैरामीटर होता है जो इस हर सीट पे हर किलोमीटर पे एक्सपेंस को कैलकुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं CASK, कॉस्ट अवेलेबल सीट पर किलोमीटर। तो अगर मैं इंडिगो के केस में CASK की बात करूं तो वो पिछले साल 3.15 रुपीज था पर सीट पर किलोमीटर, जो इस साल बढ़ के 3.59 रुपीज हो गया है पर किलोमीटर। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंडिगो की पर किलोमीटर पर सीट कॉस्ट थोड़ी बड़ी है, लेकिन कौन से फैक्टर एयरलाइंस इंडस्ट्री में किसी कंपनी की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री की हम जब भी बात करते हैं तो मेनली 2 फैक्टर इसकी कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। पहला क्रूड ऑयल, क्योंकि एक एयरलाइन बिजनेस रन करने में मेन जो खर्चा होता है वो क्रूड ऑयल पे होता है, और जब भी क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ती है। सेकेंड, करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारा ऑयल अपना इंपोर्ट होता है, तो जब भी अपनी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो ऑयल इंपोर्ट करने में कंपनीज का ज़्यादा कॉस्ट आता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि इंडिगो का CASK उसके RASK से ज़्यादा है, तो इंडिगो को एक्चुअली लॉस में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंडिगो ने इस साल काफ़ी प्रॉफिट शो किया है, क्योंकि इसके अलावा भी इंडिगो को बहुत अदर इनकम होता है। तो अगर मैं उस रेवेन्यू की बात करूं जो इसके अलावा इंडिगो को मिलता है, जैसे कि एक्स्ट्रा लगेज से, टिकट कैंसिलेशन चार्जेस से, टिकट मॉडिफिकेशन चार्जेस से और कार्गो के बिजनेस से, तो वो एक्चुअल में इंडिगो का 17.6% से, अगर उसको हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो बड़ा है। अब एक इन्वेस्टर को ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन उसको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पूरी इंडस्ट्री का आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। चलिए अब उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिगो का है, जो कि 47.1% है। इसके बाद नंबर में आता है स्पाइसजेट, जिसका मार्केट शेयर है 13.7%, और एयर इंडिया जिसका मार्केट शेयर है 12.9%। दोस्तों, इसमें से कुछ इस लिस्ट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अब ऑपरेशनल नहीं हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं अगर पूरी इंडस्ट्री में लो कॉस्ट एयरलाइंस की बात करूं तो इंडिया के टोटल मार्केट शेयर में 76% हिस्सेदारी लो कॉस्ट एयरलाइंस की है। जैसे कि इंडिगो ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब बहुत सारी नई कंपनीज आ गई हैं जो सेम मॉडल पे ऑपरेट करती हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इंडिगो को फंडामेंटली कैसे एनालाइज किया जा सकता है। इसमें आप अपने भी इनपुट्स ले सकते हैं और डेप्थ में जाके एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा कि अगर मैं आपको करंट न्यूज़ के बारे में नहीं बताऊं, क्योंकि रिसेंट दिनों में इंडिगो से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी मार्केट में, जिसमें इंडिगो के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एक एलिगेशन लगा था, और एलिगेशन किसी और नहीं बल्कि को फाउंडर में से एक को फाउंडर ने दूसरे को फाउंडर के ऊपर लगाया था।
तो अगर आप इन्वेस्टर हैं इंडिगो में या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़ें और जो मैंने आपको बताया आप उसका यूज़ करें और फिर आप खुद से डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये शेयर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम किसी भी वीडियो में किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते। हमारी सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। हम आपको समझाते हैं कि बेसिक टर्म्स में आप किसी कंपनीज का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करें। आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट एयरलाइंस कंपनी कौन सी है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्या वो इंडिगो है, स्पाइसजेट है, गो एयर है या कोई और कंपनी? दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने एक बिगिनर सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताना स्टार्ट किया है। और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कमेंट में हमें बताएं। तो आने वाले दिनों में हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे और उस वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो भी निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर आएंगी।